लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका अपना मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं और आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि आर्गुमेंट के बाद में आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, और क्वाड्रेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखोगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखो, लिखो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड origin form an equilateral triangle and origin form an equilateral triangle, then which of the following relation is true? Then which of the following relation is true? Which of the following relation is true? z1 square plus z2 square plus z1 z2, z1 square plus z2 square plus z1 z2 is 0. Option B, z1 square plus z2 square minus z1 z2, z1 square plus z2 square minus z1 z2 0, z1 square plus z2 square is 0, and fourth, z1 square plus z2 square minus 2 z1 z2 is 0. समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसने बोल रहा है कि इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड ओरिजिन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो ये तीनों मिलकर अगर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं? देखो, ये तो सपोज आपके पास क्या है, ओरिजिन है, ठीक। और ये अगर ओरिजिन है आपके पास और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज मैंने मान लिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है। मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट से अपन शो करते हैं, है ना। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, इसका मैंने मान लिया जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r1, और इसका जो x एक्सिस या रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, θ1 है, ठीक। इसी तरह से कोई दूसरा अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ठीक है, जिसको इस पॉइंट से अपन ने शो किया है, और इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना मान लेता हूँ, r2 है। और ये जो r2 वेक्टर है ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। मतलब ये पॉइंट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 हो गया, इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, अगर ये सब इसने दे रखा है तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन जो है इनमें से ट्रू होगा। 4 रिलेशन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको क्या बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1, कॉम्प्लेक्स नंबर z2 और ओरिजिन ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो, 3 पॉइंट है आपके पास, कोई भी 3 पॉइंट होंगे A, B और C, तो तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ऐसा ये बोला गया है कि तीनों पॉइंट की जगह आपको क्या बोल दिया, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है
एक दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 0 प्लस आयोटा 0। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर या 3 पॉइंट मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन ट्रू है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब चारों रिलेशन में से कौन सा ट्रू है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जितने भी रिलेशन दे रखे हैं ना, उनमें 3 चीज़ें हैं आपके पास, या 3 क्वांटिटी है, Z1 स्क्वायर है, Z2 स्क्वायर है और Z1 Z2 है ना। मतलब इनको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z2 स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर चेक करके देखेंगे किसके बराबर आ रहा है वो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, है ना। ऑप्शन से चेक करके देखेंगे कि क्या Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर Z1 Z2 के बराबर आ रहा है, या 0 के बराबर आ रहा है, या 2Z1 Z2 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है। तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, क्या निकालना है आपको, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब Z1 स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो Z1 को क्या लिख सकते हो, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1, और e टू दी पावर आयोटा θ1, एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, θ1 बना रहा है। ठीक, इसी तरह से जब Z2 लिखोगे आप तो क्या लिखोगे बताओ, R2 e टू दी पावर आयोटा θ2। अब मुझे बताओ R1 और R2 बराबर नहीं होंगे क्या, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। इसका मतलब जो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये जब इक्वल होंगे आपस में तो इसको ऐसा लिख सकते हैं R e टू दी पावर आयोटा θ, और इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो R e टू दी पावर आयोटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, θ प्लस π/3। देखो कैसे, सपोज यहाँ θ1 एंगल नहीं बना रहा है, ये इससे कितना एंगल बना रहा है, θ बना रहा है, ये किससे कितना एंगल बना रहा है, θ। तो फिर ये θ बना रहा है, तो जो R2 वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा बताओ, θ प्लस 60 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी है 60। 60 में θ को ऐड कर दो तो R2 वेक्टर का एक्सिस रियल एक्सिस से जो है एंगल आ जाएगा। तो बताओ ऐसा लिख सकते हैं ना, R e टू दी पावर आयोटा θ, R e टू दी पावर आयोटा θ प्लस π/3। ठीक, इतना। अब आपका काम क्या है बताओ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर निकालना। तो एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, R स्क्वायर e टू दी पावर आयोटा 2 आयोटा θ प्लस R स्क्वायर e टू दी पावर आयोटा 2 θ प्लस 2 π/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके तो लिख दिया आपने, R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा θ, और R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 θ प्लस 2 π/3। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा आपके पास, R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा θ, अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा आपको देखो e टू दी पावर आयोटा 2 π/3। ठीक है, फिर आयलर फॉर्मूले का यूज़ करोगे आप, तो कॉस e टू दी पावर आयोटा θ को क्या लिखा जा सकता है, कॉस θ प्लस आयोटा साइन θ। तो क्या लिखोगे, कॉस 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। ठीक है, अब आपको वैल्यू रखनी है साइन 2 π/3 और कॉस 2 π/3 की। तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा θ 1, और इसकी वैल्यू रखोगे कॉस 2 π/3 दैट इज़ -1/2, -1/2 प्लस आयोटा साइन 2 π/3, देखो इतना आएगा क्या, √3/2, आयोटा साइन π/3, साइन 2 π/3 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से। और देखो आगे कैलकुलेट करोगे आप, R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा θ, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, इतना। फिर देखो R स्क्वायर e टू दी पावर 2 आयोटा θ, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको e टू दी पावर आयोटा π/3।
कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आगे आपके पास क्या आएगा r² और कितना आएगा देखो e टू द पावर, इसको ऐड करोगे ना e टू द पावर ये वाली टर्म्स हैं तो कितना आएगा बताओ 2θ प्लस π/3, इस तरह से कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखो ये किसके बराबर आ रहा है, क्या Z1 Z2 के बराबर आ रहा है या 2Z1 Z2 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है। Z1 Z2 कैसे कैलकुलेट करोगे, Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करो। Z1 Z2 आपको पता है, उनका मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या आता है। Z1 Z2 क्या लिखोगे, देखो Z1 क्या है आपके पास r² e टू द पावर कितना आएगा देखो आयटा थीटा, इधर से e टू द पावर आयटा थीटा प्लस π/3। तो देखो क्या आएगा, ये ऐड कर दोगे ना e टू द पावर तो 2 आयटा थीटा आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, 2 आयटा थीटा प्लस आयटा π/3। देखो यही आ रहा है, इसका मतलब ये किसके बराबर है वैल्यू Z1 Z2 के बराबर है। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना Z1 Z2 का तो यही आएगा। तो Z1² प्लस Z2² आपने कैलकुलेट किया था वो किसके बराबर आ रहा है Z1 Z2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन आपको दिए गए थे ना 4, उनमें से कोई एक ट्रू रिलेशन था, और जो ट्रू रिलेशन था वो कौन सा था बताओ आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहीं से अपन देख रहे हैं Z1² प्लस Z2² किसके बराबर आ रहा है Z1 Z2 के बराबर। बात समझ में आई। तो इसने ये बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और फिर अपने को कंडीशन निकाल के देखनी थी। Z1² प्लस Z2² अपन ने कैलकुलेट किया, और वो कैलकुलेट करने के बाद में जो लास्ट में अपने पास रिजल्ट निकल के आया ना वो Z1 Z2 के बराबर ही आ रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। क्या क्वाड्रेंट, नहीं तो आप कोई से भी क्वाड्रेंट में लो, ये तो जनरल बात की है इसने कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा Z2, और जो और ओरिजिन है, ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई से भी ओरिजिन की कोई से भी क्वाड्रेंट की अगर बात करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेंट, क्योंकि इसने कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट तो आपको बोला नहीं कि पहले क्वाड्रेंट में लो चौथे में लो। इन जनरल अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के चलते हैं, इस वजह से सॉल्यूशन किया है। क्वाड्रेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लिखो एक बार और बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। हो जाए तो मुझे बता देना।
हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो आयलर्स फार्मूला मैंने आपको बताया था e टू द पावर आयोटा थीटा, आयलर्स फार्मूला आयलर्स फार्मूला ये मैंने आपको बताया था e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह से लिखते थे। देखो ये आता कैसे है, ये देखो e टू द पावर आयोटा थीटा आप लिखते हो, ठीक है। तो e टू द पावर आयोटा थीटा को कैसे लिखा जाएगा, इसका प्रसार करके लिखो, जैसे e टू द पावर x का प्रसार करके लिखते हो ना, तो कैसे लिखते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से e की पावर x का प्रसार करके लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे 1 प्लस आयोटा थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, आयोटा स्क्वायर माइनस में आएगा तो कितना आएगा, थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, ठीक। फिर यहाँ से आयोटा की पावर क्यूब करोगे ना, तो कैसे लिखोगे इसको, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा आएगा, यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसी तरह से बताओ जब नेक्स्ट करोगे तो आयोटा की पावर 4 आएगा, वो किसके बराबर आएगा बताओ आपके पास, प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से टर्म्स आएंगी आपके पास, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस, इस वाली टर्म को ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को, पहले ये वाली टर्म, देन ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, अल्टरनेट टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, देन माइनस में आएगी, फिर इस तरह से टर्म्स आएंगे आपके पास, प्लस आयोटा। अब देखो अल्टरनेट टर्म्स फिर से लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म, देन ये वाली टर्म, उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखूंगा, तो कितना आएगा, आयोटा कॉमन निकाल लिया, कितना आएगा अंदर बताओ, थीटा आएगा, माइनस में कितना आएगा देखो, थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस आगे जब करोगे ना आप इससे आगे तो थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा, ठीक है। और इस तरह से टर्म्स आपके पास आगे आएंगी। तो मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका प्रसार है, ये प्रसार है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का प्रसार लिखते हो ना, तो ऐसा लिखते हो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से प्रसार किया जाता है। और प्लस में क्या आएगा, आयोटा, और ये जो प्रसार है किसका है, साइन थीटा का प्रसार है, ये किसका प्रसार है, साइन थीटा का। इस वजह से आयलर फॉर्मूले से जो e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आती है ना, वो आती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। लिखो, तो ये प्रसार याद रहने चाहिए, e की पावर x का, कॉस x साइन x का, ये कॉस थीटा का है एक्सपेंशन, ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर e टू द पावर आपको लिखना हो आयोटा एन थीटा, e टू द पावर आयोटा एन थीटा, तो ये लिखा जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इसी तरह से कर लोगे। केवल एन जो कॉस में लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस एन थीटा आएगा, साइन में लिखोगे साइन एन थीटा आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा से, ठीक। e टू द पावर आयोटा एन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ जो कॉस एन थीटा है इसको तो आप क्या बोल सकते हो, ये तो है रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है, e टू द पावर आयोटा एन थीटा का रियल पार्ट है। और जो साइन एन थीटा है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट किसका, e टू द पावर आयोटा एन थीटा का,
e टू द पावर आयोटा एन थीटा का इमेजनरी पार्ट। एन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब देखो, अगर आप e टू द पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, e टू द पावर आयोटा 2 पाई, तो वैल्यू क्या आती है, और e टू द पावर आयोटा 3 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो क्या आती है। e टू द पावर आयोटा 2 पाई लिखोगे तो कैसे लिखोगे, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, साइन 2 पाई 0 होता है, मतलब वैल्यू क्या आएगी 1। इस तरह से जब साइन के लिए लिखोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ, cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, -1, और साइन 3 पाई कितना होता है 0। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1 आएगी। तो देखो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि जो पाई है ना, पाई उसका जो मल्टीपल है वो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाई का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, एक इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर, तब तो वैल्यू कितनी आएगी हमेशा +1। और अगर पाई का जो इंटीजर है, वो पाई का जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कैसा हो, ऑड इंटीजर हो, है ना, जैसे 3 है, ऑड इंटीजर है, तब वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर। तो इन जनरल अगर आप लिखोगे तो कैसा लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा 2m पाई, मतलब पाई का इवन मल्टीपल हो, तब तो वैल्यू कितनी आएगी +1। और अगर ऐसा हो e टू द पावर आयोटा 2m प्लस -1, ठीक है, पाई, तब वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ, -1 के बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ m कुछ भी हो सकता है, 0 +- 1 +- 2, इस तरह से। मतलब जब भी पाई का इवन इंटीजर होगा मल्टीपल में तब तो वैल्यू आएगी +1, और अगर पाई का क्या हो, ऑड मल्टीपल, तब वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल पूछा गया था जेम के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा इज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा इज। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मतलब जो भी आपको पूछा गया है रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा, सबसे पहले इसको चेंज करने की कोशिश करो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, r e टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म, तभी तो बता पाओगे कितना एंगल, मॉडुलस कितना है इसका, या आर्गूमेंट कितना है इसका, है ना। उस फॉर्म में तो चेंज करना ही पड़ेगा इसको पहले, तभी बता पाओगे आप। देखो मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पास नंबर है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है,
इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 0 प्लस आयोटा इंटू 1, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 लिखा जा सकता है ऐसा, ठीक है। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 की जगह अगर मैं लिख दूँ cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा की जगह कितना लिख दूँ साइन पाई बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, वापस से मुझे आयोटा ही मिलेगा। अब इसको कैसा लिख सकते हैं बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आयोटा के बराबर ही है। इसका मतलब आयोटा को ऐसा लिखा जा सकता है, आयोटा इज इक्वस टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म में आ जाए मेरे पास, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में। फिर इसी तरह से किसको लिखोगे बताओ, माइनस आयोटा को लिखोगे, तो माइनस आयोटा को लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, देखो यही आएगा या कुछ और आएगा माइनस आयोटा के लिए, यही आएगा। cos पाई बाई 2 लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे आयोटा साइन पाई बाई 2 लिखोगे, तो वैल्यू यही आएगी आपके पास। तो अब आपको क्या पूछ रहा है वो देखो, रूट आयोटा प्लस में क्या पूछ रहा है माइनस का रूट आयोटा, दोनों की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है अभी, ये है। तो बताओ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा क्या लिखोगे, रूट ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस रूट ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 लिखोगे, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो इसको, देखो ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 लिख सकते हो इसको, ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिखोगे, पावर 1/2 करके लिखोगे रूट को, और 1/2 पावर इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो पाई बाई 4 आ जाएगी। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 cos थीटा होता है ये, ठीक है। ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2, ये क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा मतलब 2 cos पाई बाई 4। तो बस अब आप वैल्यू निकाल भी सकते हो, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा की 2 cos पाई बाई 4 के बराबर। एक और न्यूमेरिकल देखो जो जैम और जेस्ट के अंदर पूछा गया था। summation n equals to 0 to infinite, summation n equals to 0 to infinite r to the power n sin n theta for r equals to 0.5, for r is equals to 0.5 and theta equal to pi by 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट r to the power n sin n theta for r equals to 0.5 and theta equals to pi by 3।
कैसे करोगे? देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको अपनी जो फॉर्मेट है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्मेट लिखने का है, उसकी फॉर्म में लिखो पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई, है ना, या पोलर में लिखना है तो कैसे लिखोगे r e टू द पावर आयोटा थीटा। यही दो फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है r टू द पावर n साइन एन थीटा दिया गया है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट r टू द पावर n। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, साइन एन थीटा क्या है, अगर आप e टू द पावर आयोटा एन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब यहाँ पे केवल साइन एन थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ साइन एन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एन थीटा। ये इमेजनरी पार्ट ही तो है e की पावर आयोटा एन थीटा का, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एन थीटा, ठीक है। तो कैसा लिखा जा सकता है इसको? इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एन थीटा लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था z इक्वल्स टू क्या है? r e टू द पावर आयोटा थीटा है, तो बताओ z टू द पावर n किसके बराबर होगा? r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा के बराबर होगा, यही तो होगा z टू द पावर n। z टू द पावर n इज इक्वल्स टू r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा, दोनों तरफ पावर n ले लिया। तो बताओ r की पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो इसको? z टू द पावर n लिख सकते हो, लिख सकते हो z टू द पावर n, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रसार करके लिखना है। आपको दे रखा है कि समेशन कहाँ से n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट है, तो पहली टर्म क्या आएगी? n बराबर 0 रखोगे तो z टू द पावर 0 मतलब 1, फिर सेकंड टर्म के लिए n बराबर 1 रखोगे मतलब z आएगा। इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स की एक क्या बनेगी? सीरीज बनेगी, है ना। और इनफाइनाइट टर्म की जो सीरीज बनती है उसका आप एडिशन लिखते हो, उसको एक साथ जोड़ करके लिखते हो, तो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर से, a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। अनंत पदों की जो श्रेणी होती है उसका जो योग होता है वो इस तरह से दिया जाता है, a अपॉन 1 माइनस आर से, जहाँ a तो क्या होता है? उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होता है, a तो क्या होता है? सीरीज़ का फर्स्ट टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? 1 है तो 1 आ जाएगा, बट ए 1 माइनस आर क्या होता है? r होता है जो सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म का भाग देते हो ना, उससे निकल के आता है आपके पास r। तो यहाँ पे बताओ सेकेंड टर्म तो क्या आएगी आपके पास? z, फर्स्ट टर्म आएगी 1, तो z के अंदर भाग दे दो 1 का, तो कितना आएगा? z। इसका मतलब क्या आएगा? ये 1 माइनस 1 अपॉन z आएगा। समझ में आई बात? तो इतना लिखो, फिर इसका सीरीज एक्सपेंड करके लिखो, और फिर अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगा के लिखो इसको कितना आता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको इमेजनरी पार्ट ऑफ, समेशन खोल के लिखोगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सोन, इस तरह से। फिर इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे इनफाइनाइट टर्म्स की एडिशन का, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, 1 अपॉन 1 माइनस जेड, या इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, अब जेड की जगह क्या लिखोगे आप? जेड क्या है आपके पास? r e टू द पावर आयोटा थीटा है, और इसमें देखो कंडीशन दी गई है यहाँ पे, r की वैल्यू दे रखी है आपको, और किसकी वैल्यू दे रखी है? थीटा की दे रखी है। तो बताओ z कितना लिखा जाएगा? 0.5 का मतलब 1/2, और e टू द पावर आयोटा π/3, बताओ लिख सकते हैं ऐसा? तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा? देखो 1/2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 cos π/3 का मतलब कितना है बताओ?
cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस आयोटा sin 60 आएगा तो √3/2। तो ये आपके पास z की वैल्यू आएगी, ठीक है। 1/4 प्लस आयोटा √3/4, 1/4 प्लस आयोटा, देखो यही आएगी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 1/4 प्लस आयोटा √3/4, ठीक है इतना। तो कितना आएगा फिर देखो अब आपके पास, इसको लिखोगे आप इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/, ये कितना आएगा देखो 1 - 1/4 मतलब 3/4, फिर माइनस में आयोटा और √3/4 आएगा, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, इसका इमेजनरी पार्ट लेना है आपको। स्टार्टिंग से आप इमेजनरी पार्ट लेकर चल रहे हो ना, मतलब आंसर जो आएगा वो इस वाली टर्म का क्या लेना है आपको, इमेजनरी पार्ट। तो अभी तो आप इमेजनरी पार्ट को अलग नहीं कर सकते, अलग कब कर सकते हो, जब आयोटा ऊपर की तरफ आए ना आपके पास, तब इमेजनरी पार्ट को अलग कर सकते हो। तो आयोटा को ऊपर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ बताओ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/4 प्लस आयोटा √3/4 से। यहाँ भी करता हूँ मल्टीप्लाई और नीचे भी करता हूँ। तो नीचे जब करोगे ना तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा, और उससे आप क्या लिखोगे, 3/4 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस आयोटा है उधर माइनस आयोटा है, समझ रहे हो। इस तरह से देखो a माइनस आयोटा b और एक तरफ क्या है a प्लस आयोटा b, तो a स्क्वायर कर दोगे, फिर क्या होता है माइनस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे आयोटा b का स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर फिर माइनस देगा, लेकिन माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा √3/4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। इमेजनरी पार्ट लेना है तो इमेजनरी पार्ट कौन सा आएगा बताओ, ये आएगा केवल √3/4 ऊपर से और नीचे वाली टर्म पूरी नीचे से, ये इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लिख लोगे आप, कितना आएगा ये इमेजनरी पार्ट को, √3/4 बटे 9/16 प्लस 3/16। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3 आएगा, यही आ रहेगा देख लो 1/√3। हाँ तो इमेजनरी पार्ट ही तो लिया है मैंने ये, तो ये 1/√3 आना चाहिए इमेजनरी पार्ट, ठीक है। कौन कैसे पता लगा, देखो r और थीटा दे रखा है आपको, साइड में देखो क्या दे रखा है, r = 0.5 एंड थीटा = π/3, और ये आपसे सॉल्व करवा रहा है r⁴n sin n थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनाना था, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनाने के लिए sin n थीटा को मैंने लिख दिया इमेजनरी e⁻n थीटा। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बन गया अपने पास, z⁴n बन गई, ठीक है। फिर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में लिख के थोड़ी देगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स से है, वो तो फिर एग्ज़ाम किस बात का हुआ, इसी चीज़ का तो एग्ज़ाम है। अगर सबको ये पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, यहाँ तक आ गए, फिर तो हर कोई कर देगा इसको सॉल्व। सॉल्यूशन में कोई बड़ी बात थोड़ी है, सॉल्यूशन तो मैथमेटिक्स तो सबको आता है, मेन तो अप्रोच ही है ना, मैथमेटिक्स तो हर कोई कर सकता है। ये मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं अपन, बाकी स्टार्टिंग से जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सारा मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स ही, उसमें कोई फिजिक्स थोड़ी है, कोई फिजिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
ठीक है। तो देखो मतलब क्यूब रूट निकालना है आपको किसके, 1 के। यूनिटी का मतलब एक जो है उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, मतलब ये कैलकुलेट करना है 1 टू द पावर 1/3 कितना आएगा। ठीक है, मैंने मान लिया सपोज ये किसके बराबर है, z के बराबर है। z इज इक्वस टू 1 टू द पावर 1/3, मतलब आपको यूनिटी का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना। तो यूनिटी का क्यूब रूट निकालने के लिए देखो कैसे लिख सकते हैं, ये 1 है ना, 1, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, अभी आपको मैंने बताया था अगर पाई का इवन मल्टीपल होता है ना, इवन इंटीजर, तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है, +1 आती है। तो अगर वैल्यू +1 आती है तो मैं +1 की जगह इतना लिख सकता हूँ क्या, e टू दी पावर आयोटा 2m पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही आएगी और पावर में कितना है बताओ, 1/3। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा 2m पाई बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है, m हो सकता है इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 का जब आपको क्यूब रूट निकालना है ना, तो m की वैल्यू जो लोगे ना आप, वो 3 वैल्यू लोगे, लेकिन वो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, लगातार वैल्यूज़ होनी चाहिए। लगातार का मतलब अगर सपोज आपने m को कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो वो उसके 3 क्यूब रूट्स आ जाएंगे अपने पास। m की वैल्यू 0 के लिए एक रूट आएगा, m की वैल्यू 1 के लिए एक रूट आएगा, m की वैल्यू 2 के लिए एक आएगा। ऐसा नहीं लेना चाहते, सपोज आप 3 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो 3 से स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट कितना आएगा 4, फिर m की वैल्यू अगली क्या लेनी पड़ेगी आपको 5। 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ लेनी है आपको, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है वो। समझ में आ गई बात। तो मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ, m की वैल्यू 0 1 2 लेकर के चलता हूँ। m की वैल्यू क्या लेता हूँ, 0। तो मुझे बताओ फॉर m इक्वल्स टू 0, m बराबर 0 के लिए कितना आएगा, यहाँ एक रूट कितना आएगा इसका, m की जगह 0 रखोगे तो बताओ कितना आएगा, z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ m की जगह कितना रखोगे, 0, e टू दी पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो m बराबर 1 के लिए एक रूट कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। अब बताओ फॉर m इक्वल्स टू 2 करोगे तो 2 के लिए क्या लिखोगे, फिर बताओ 2 के लिए कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा और 4π/3 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। एक बार सॉल्व करो इसको, कितना आता है ये, सॉरी गड़बड़ की क्या नहीं, ये 2 के लिए ले लिया पहले अपन ने, पहले 1 के लिए लेना चाहिए था। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 आएगा ना पहले, चलो कोई बात नहीं, 2 के लिए सॉल्व करो कितना आता है। -1/2 कितना आएगा, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे m इक्वल्स टू 1 के लिए, तो फॉर m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आएगा, z इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 2π/3, मतलब cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, वैल्यू आएगी आपके पास, देखो क्या आती है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये आएगी -1/2 आयोटा √3/2। कर लोगे, तो इसको तो आप रिप्रेजेंट करोगे ओमेगा से, ये किसके बराबर, ओमेगा। ठीक है, और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे करोगे, ओमेगा स्क्वायर से। तो यूनिटी के जो क्यूब रूट्स आएंगे, क्यूब रूट्स जो आएंगे यूनिटी के, वो किस किस क्या क्या आ रहे हैं बताओ, 1 आ रहा है एक, तो एक कितना आ रहा है, ओमेगा, और एक कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, और एक कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इतना लिख लिया गया आपने, ये वाला लिख लिया यहाँ तक। एक बार ये स्टार्टिंग लाइन लिखो,
फिर यहाँ m के लिए लिखना हेयर m कैन बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हेयर m कैन बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, here m can be 3 consecutive integers। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं फॉर m इक्वल्स टू 0 1 2, m इक्वल्स टू 0 1 एंड 2, m इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। तो m इक्वल्स टू 0 के लिए लिखोगे, फिर m इक्वल्स टू 1 के लिए लिखना पहले, और फिर बाद में किसके लिए लिखोगे, m इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, तो याद रखोगे हमेशा जो यूनिटी के जो रूट्स आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आएंगे आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये 1 जो है ना, ये तो कौन सा रूट है, रियल रूट है, ये तो इसमें आयोटा नहीं आ रहा ना कहीं भी, तो ये कैसा रूट है, रियल रूट। और इन दोनों में क्या आ रहा है बताओ, आयोटा की टर्म आ रही है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ लिखो, प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट लिखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू आएगी 1। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, चेक भी कर सकते हो, देखो तीनों रूट्स को जोड़ दोगे ना आप, तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 आएगी। देखो ये तो माइनस हाफ 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से -1 आ रहा है, एक पहले वाला रूट है +1, तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर को देखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। इसी तरह से देखो, अगर ओमेगा की पावर 6 लिखनी है आपको, सपोज़ आपको क्या लिखना है, ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा की पावर 6 को कैसे लिखोगे, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। और ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी है बताओ, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 आएगा। इसी तरह से बताओ ओमेगा की पावर 9 लिखना है अगर आपको, तो क्या लिखोगे, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ओमेगा की पावर n लिखना है, जहाँ n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है ना, मल्टीपल ऑफ 3 हो अगर n, तब ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा की पावर n की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। ठीक है, लिखो,
ओमेगा की पावर n 1 आएगा जब n मल्टीपल है 3 का। इसी तरह से देखो, अगर 1/ओमेगा आपको लिखना है, 1/ओमेगा, तो कैसे लिख सकते हो? देखो ये 1 है ना, 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा क्यूब, और नीचे कितना आएगा? ओमेगा। तो 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जब आपको 1/ओमेगा स्क्वायर दे रखा हो तो आप क्या लिख सकते हो? इसको बताओ। ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा के बराबर। तो ये कई बार ज़रूरत पड़ती है 1/ओमेगा, उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर में। 1/ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो ओमेगा। तो इस तरह से आप क्या है कि अगर यूनिटी के आपको क्यूब रूट पता है तो आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्या निकाल सकते हो? नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो? देखो, सपोज आपको निकालना है 64 का क्यूब रूट, ठीक है? क्यूब रूट निकालना है आपको किसका? 64 का। तो मुझे बताओ 64 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 1, ठीक है? अब 64 का क्यूब रूट तो आपको पता है कितना होता है? 4 होता है। और 1 का क्यूब रूट अभी आप निकाल के आए हो, क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल लिखना है तो कैसा आएगा? 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ 64, ठीक है? इसी तरह से किसी नेगेटिव नंबर का लिखना है कॉम्प्लेक्स रूट, सपोज -27 का लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको बताओ? 3 और -27 इंटू 1 लिख सकते हो इसको। -27 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। -3 इंटू -3 इंटू -3, -27 हो जाएगा, ठीक है? और 1 का क्यूब रूट किसके बराबर है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आएगा? -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आपको अगर -1 के क्यूब रूट निकालने हो ना, तब ये कितना आएगा? -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसे अभी +1 के क्यूब रूट निकाले थे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था। -1 के निकालने हैं तो 1 -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखो। न्यूमेरिकल लिखो एक। लिखो, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज ए complex number such that z square plus z plus 1 is equals to 0, z square plus z plus 1 is equals to 0, then find the value of z plus 1 upon z whole square, z square plus 1 upon z square whole square, z cube plus 1 upon z cube whole square, z6 1 upon z6 whole square। हाँ राजकुमार, बताओ कैसे करना है इसको।
जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया तो जाता है ना, उसकी हेल्प से तो आप निकालते हो। कुछ ना कुछ गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर डाटा, उसी की हेल्प लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो क्या डाटा गिवन है, केवल आपको दो बातें दे रखी है। एक तो जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस तरह से कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। ये डाटा है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है आपके पास। तो जो डाटा है उसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता आपको। ठीक है। अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या आप, कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा हिंट मिलता है क्या जिससे ये सॉल्यूशन हो जाए अपने पास। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसके रूट्स निकालो इसके। तो रूट्स कैसे निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे निकालोगे ना रूट्स। तो क्या आएंगे रूट्स, देखो z -1 प्लस माइनस का √3 बटे में कितना आएगा 2, या इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखो -1/2 प्लस -1 को तो रूट से बाहर लोगे तो आयट आ जाएगा और √3 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा बताओ 2। लिख सकते हैं ना ऐसा। अब यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है आपको कि कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं जेड के। अभी देखो यूनिटी के रूट्स बताए थे मैंने आपको, क्यूब रूट्स 1 बताया था, और क्या बताया था, ओमेगा की वैल्यू ये बताई थी -1/2 प्लस आयोटा √3/2, देखो यही बताई थी ओमेगा की वैल्यू, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर कितना बताया था, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 बताया था। तो इसका मतलब ये नहीं पता लग रहा कि ये जो दो रूट्स आ रहे हैं वो किसके बराबर है रूट्स। एक रूट तो ओमेगा के बराबर है और दूसरा रूट किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब दो रूट्स जो आ रहे हैं अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो किसके बराबर आ रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स आ रहे हैं आपके पास। अब ये रूट्स आ रहे हैं मतलब जेड की वैल्यू आपको मिल गई। तो जेड की जगह सिंपली क्या रखो आप, ओमेगा रखो। ओमेगा नहीं रखना चाहते तो ओमेगा स्क्वायर रख लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो आप जेड की जगह क्या रखोगे, ओमेगा रखो। तो जेड की जगह जब ओमेगा रखोगे तो कितना आएगा, देखो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल स्क्वायर। आगे कितना रखोगे बताओ, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, और ऐसे लिखोगे आगे। अच्छा अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1/ओमेगा क्यूब भी क्या होगा, 1 होल स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को कितना लिख सकते हो बताओ, -1। क्यों, क्योंकि ये बताया था ना अभी आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या आएगा बताओ, यहाँ से भी -1 का स्क्वायर आएगा, और वहाँ से कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर आएगा, और आगे की टर्म्स आएंगी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो आ रही है उसकी वैल्यू 1 मिल रही है, सेकंड की वैल्यू भी 1 मिल रही है, फोर्थ की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। इसी तरह से आगे की 3 टर्म्स हो रहे हैं उनकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट करोगे, कर सकते हो ना इसी तरह से। तो वो आगे की टर्म्स निकालोगे ना तो वो भी इसी पैटर्न में आएगी, 1 + 1 + 4। क्यों आएगी इसी पैटर्न में, देखो नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, ओमेगा 4 लिखोगे, इससे नेक्स्ट वाली टर्म लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, ओमेगा 4 प्लस 1/ओमेगा 4 का होल स्क्वायर। ओमेगा 4 को क्या लिखोगे बताओ, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखोगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/ओमेगा मिलेगा, फिर स्क्वायर मिलेगा। तो देखो ये फर्स्ट टर्म ही तो आ रही है, मतलब फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगी, फिफ्थ टर्म सेकंड टर्म के बराबर आ जाएगी, और जो लास्ट टर्म सिक्स्थ टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगी, थर्ड टर्म के बराबर। इसका मतलब
जो नेक्स्ट टर्म्स मिलेंगी आपको वो भी इसी तरह की मिलेगी, 1 + 1 + 4। समझ में आ गई बात? तो इनका एडिशन कर दो बस, वही आपका आंसर है, 12 आएगा इसका आंसर। हो गया? नेक्स्ट लिखो, एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 + 1 upon omega 1 + 1 upon omega square, 1 + 1 upon omega 1 + 1 upon omega square प्लस 2 + 1 upon omega 2 + 1 upon omega square, और इसी तरह से लास्ट टर्म है आपके पास n + 1 upon omega n + 1 upon omega square। n + 1 upon omega n + 1 upon omega square,
ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। एन स्क्वायर प्लस 2/3, एन स्क्वायर प्लस 2/3, एन स्क्वायर माइनस 2/3, एन स्क्वायर प्लस 1/3, एंड एन स्क्वायर माइनस 1/3। एक बात देखो, जो आपको इस सीरीज़ दे रखे ना उसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या तो कांस्टेंट है आपके पास और क्या आपके पास लगातार सीरीज़ के नेक्स्ट टर्म में बदलता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 + 1/ω है या 1 + 1/ω² है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या किया, 1 को आगे बढ़ा के 2 कर दिया, यहाँ भी 1 को आगे बढ़ा के 2 कर दिया, लेकिन 1/ω और 1/ω² तो लास्ट तक ऐसे ही जा रहे हैं, है ना। मतलब चेंज कहाँ हो रहा है, केवल नंबर के अंदर हो रहा है। फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, और लास्ट टर्म के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, n आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है ना। तो अगर ऐसा आ रहा है तो बताओ, इसको एक सीरीज़ के रूप में एक साथ लिख सकते हो, समेशन के रूप में। तो कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, m + 1/ω और m + 1/ω², और m की वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेकर के n तक है। तो देखो वही सीरीज आ जाएगी आपके पास। m की वैल्यू 0 रखो, सॉरी 0 नहीं 1 से। m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। तो m बराबर 1 रखोगे तो 1 + 1/ω 1 + 1/ω² आ जाएगा, और लास्ट में क्या रखोगे, n, तो लास्ट टर्म आ जाएगी। सबका एडिशन करना है, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है इस पूरी सीरीज़ को, ठीक है। इससे देखो क्या होगा, m = 1 to n, m प्लस, बताओ 1/ω को क्या लिखा जा सकता है, ω², और 1/ω² को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि वैल्यू क्या आएगी आपके पास, m = 1 to n। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, m² आएगा, प्लस m को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे और m को ω² से करोगे, फिर ω³ आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा समेशन m बराबर 1 से n m²। मुझे बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, m, ओमेगा को नहीं निकालना, ओमेगा प्लस ω² प्लस ω³ लिख सकते हैं ऐसा। केवल m को कॉमन निकाला है, ओमेगा को नहीं निकाला। इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ओमेगा प्लस ω² जो है वो आपको क्या दे देगा, -1 दे देगा। ओमेगा प्लस ω² से -1 आएगा तो ये -m होगा, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा बताओ, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से n तक है। तो 1 से n तक स्टार्ट है अगर m की वैल्यू, तो समेशन को मैं अलग अलग करके लिखता हूँ हर टर्म के ऊपर। m बराबर 1 से n m² माइनस समेशन m बराबर 1 से n m प्लस m बराबर 1 से n और 1, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग समेशन को। आगे देखो, जब इसको समेशन को खोलोगे तो आपके पास इस तरह की टर्म्स आएंगी, 1², 2², 3² एंड सो ऑन n² तक आएंगी, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद में टर्म्स आपके पास m = 1 से n तक लिखना है तो इस तरह की टर्म्स आएंगी, 1 + 2 + 3 + n तक आएगी, ऐसे आएंगी। और बताओ नेक्स्ट में क्या आएगी,
अब तो 1 ही है, लेकिन 1 को कितनी बार रिपीट करना है, n बार, तो n बार रिपीट होगा तो कितना आएगा, n ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये स्क्वायर का एडिशन का फॉर्मूला पता है आपको कितना होता है, n+1 2n+1/6। ठीक है, ये होता है। और अगर सिंपल एडिशन करना है आपको तो कितना आएगा, n+1/2 आएगा, और प्लस में कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा बताओ, ऑप्शन बताओ कितना आ रहा है। ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन दे रखे हैं ना मैंने 4, ABCD। कर लोगे सॉल्यूशन, करना इसको है ना। यहाँ से देखो n+1/2 ये तो कॉमन आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म से, n+1/2, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2n+1/3 -1, इसको सॉल्व करना, फिर प्लस में n है, कितना आएगा बताओ यहाँ से, (2n - 2/3 + n),
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये 2 तो कैंसिल होगा, एन स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस एन, ठीक है, और एन कॉमन निकाल के लिखोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा एन इंटू में एन स्क्वायर प्लस 2/3, यही आएगा, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी तो आपने यूनिटी के कौन सा रूट निकाला था, क्यूब रूट निकाला था, यानी 3 रूट्स निकाले थे उसके। अगर आपको यूनिटी के क्या निकालने हो, nth रूट निकालने हो, है ना, तभी तरीका वही है जैसे 3 के लिए रूट निकाला था आपने। क्या किया था, z इज इक्वस टू 1 टू दी पावर 1/3 लिखा था आपने, लिखा था ना 1 टू दी पावर 1/3। अब कितना लिखोगे 1 टू दी पावर 1/n, क्योंकि n रूट निकालने हैं। 1 को क्या लिखा आपने, e टू दी पावर आयोटा 2m पाई, ऐसा ही लिखा था, और 1/n, तो आपके पास कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा 2m पाई बटे n, e टू दी पावर आयोटा 2m पाई बटे n, यही आएगा ना। पहले 3 के लिए लिखा था तो 3 लिखा था, अब nth रूट निकालना चाहते तो n लिखेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे m की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, m जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे m क्या होने चाहिए बताओ, m शुड बी n कंसेक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स, n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तब अपने को nth रूट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या क्या रूट मिलना स्टार्ट होंगे बताओ, 0 रखोगे तो कितना आएगा 1, फिर 2 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, फिर नेक्स्ट e टू दी पावर m की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 पाई बाई n आएगा, फिर इसी तरह अगला रूट आएगा। लास्ट में कहाँ तक आएगा बताओ, लास्ट रूट कहाँ तक आएगा, e टू दी पावर आयोटा 2n-1 पाई बटे n, ठीक है। ये फर्स्ट रूट निकाला, फिर ये सेकंड रूट निकाला, इसको ऐसा लिख सकते हो ना 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगली वाली जो टर्म आएगी उसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 पाई, तो इसी तरह से जो लास्ट टर्म आएगी उसको क्या लिखोगे 2 इंटू n-1 पाई, क्योंकि n बराबर 0 के लिए लिखा है ना पहले, तो n-1 तक चलेगा। तो लास्ट वाला रूट क्या आएगा आपके पास, e टू दी पावर आएगा 2n-1 पाई बाई n, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास nth रूट आएंगे यूनिटी के। अच्छा, अब देखो इसको तो आपने रियल रूट बताया था, ये 1 था। सेकंड रूट जो होता था आप उसको क्या लिखते थे, ओमेगा लिखते थे। थर्ड रूट जो आया था उसको क्या लिखा था आपने, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला जो रूट होगा ना उसको क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर n-1। समझ में आ गई बात। यहाँ इसको 2 इंटू 2 पाई लिखा है ना, इस वजह से ओमेगा स्क्वायर आया है। यहाँ पे इसको क्या लिखा है आपने 1 इंटू 2 पाई, इस वजह से ओमेगा की पावर क्या ही है 1। यहाँ पे क्या है n-1 पाई है, इस वजह से ओमेगा की पावर कितनी आएगी n-1। समझ में आ गई बात। तो जो रूट है किसके 1 के nth रूट, वो किस तरह से आएंगे बताओ, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और कहाँ तक चलेंगे ये, ओमेगा टू दी पावर n-1 तक। अगर 3 क्यूब रूट निकालना होता तो यहीं तक लिखते 1 ओमेगा स्क्वायर, nth रूट निकालने थे तो ओमेगा की पावर n-1 तक, ठीक है। लिखो एक बार,
तो ये तो m इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड वैल्यू है, m इक्वल टू 1, दिस इज m इक्वल टू 2 और लास्ट में m इक्वल टू n-1। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पे लिखा था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया था, 0। इसी तरह से यहाँ पे nth रूट का जब एडिशन लिखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर n-1, ये भी 0 आएगा। और इसी तरह से जब उसका मल्टीप्लिकेशन लिखोगे ओमेगा की पावर n-1, वहाँ पे आपके पास 1 आया था, यहाँ पे आएगा -1 टू द पावर n-1, -1 टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि nth रूट्स का जब एडिशन करोगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -1 टू द पावर n-1। चेक भी कर सकते हो, अगर क्यूब रूट निकालना होता तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते, मतलब कितनी टर्म्स लेकर के चल रहे हो, 3 टर्म्स लेकर के चल रहे हो, तो n की वैल्यू वहाँ क्या रखते, 3 रखते, तब -1 की पावर क्या लिखते फिर 3 - 1, यानी -1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 आता। ठीक है, अगर 4 रूट निकालोगे तो n की वैल्यू क्या रख दोगे, 4, तब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, तब कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कौन सा रूट आप निकाल रहे हो, -1 टू द पावर n-1। तो मुझे बताओ यूनिटी के अगर 4th रूट निकालना हो तो क्या आएगा, यूनिटी का 4th रूट यानी 1 टू द पावर 1/4। चेक करो क्या क्या आएगा, 4th रूट ऑफ यूनिटी, उसी तरह लिखोगे इसको भी, e टू द पावर आयोटा 2m पाई टू द पावर 1/4 या e टू द पावर आयोटा m पाई 2, e टू द पावर आयोटा m पाई 2। ठीक है, अब m की वैल्यू क्या लोगे, 0 1 2 3 है ना, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं आपको। तो जब m बराबर 0 के लिए लिखोगे, बताओ m बराबर 0 के लिए पहला रूट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर m बराबर किसके लिए लिखोगे, 1 के लिए, तो e की पावर आयोटा पाई/2 आएगा। cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, प्लस में आयोटा साइन पाई/2 आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए m बराबर 2 लोगे तो क्या आएगा, e की पावर आयोटा पाई आएगा। cos पाई कितना होता है, -1, साइन पाई 0 होता है, मतलब कितना आएगा, रूट -1 आएगा। नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, m की वैल्यू 3 लोगे, 3 पाई/2 करोगे तो उसको सॉल्व करना कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा। तो 4 रूट निकल के आएंगे आपके पास, कौन कौन से आएंगे, 1 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, यानी +-1 और +- आयोटा। चेक करके देखो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है क्या, चारों का एडिशन 0 के बराबर आ रहा है 0 के बराबर, और चारों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो -1 आएगा ना, आयोटा स्क्वायर -1, फिर ये +1, लेकिन फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे चारों का तब तो -1 आएगा, एडिशन करोगे तो 0 आएगा। तो समझ गए, अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है या 4th रूट निकालना है, nth रूट निकालना है। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर लेंगे उसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन किससे रिलेटेड, IIT JAM से रिलेटेड।
जितना IIT JEM में पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड वो पार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचेगा आपका जेस्ट और TIFR वाला वो अपन सेपरेटली पढ़ेंगे अलग से। जितना पोर्शन JEM के अंदर पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो पोर्शन बचेगा वो केवल किस में पूछा जा सकता है, जेस्ट और TIFR के अंदर, उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गई बात। तो कल अपना लास्ट लेक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो रिमेनिंग रह जाएगा ना इसी में जेस्ट और TIFR के लिए, उसको अलग से लेक्चर लेके देखेंगे। अभी तक का जो भी पढ़ रहे हैं वो अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, JEM के लिए। जेस्ट और TIFR वाला जो पोर्शन है उसको अलग से लिखेंगे ताकि इसमें मिक्सअप ना हो। पता तो रहना चाहिए ना कि ये JEM से रिलेटेड पोर्शन है, ये जेस्ट और TIFR से रिलेटेड पोर्शन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कल अपने जो है कॉम्प्लेक्स का लास्ट लेक्चर लेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है उसको कुछ दिनों के बाद लेंगे, उससे पहले एक नया टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट था उसका टेस्ट लेंगे इस वीक के अंदर, कभी भी हो सकता है ना। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे के दिन होगा, शनिवार को। तो आपको जो भी पढ़ा रखा है उसको पढ़ के आना है, आपको पढ़ के रखना है, कभी भी टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक।